आपके दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे होंगे कि आईपीओ कंपनियां क्यों लाती है, उसको पैसे की ज़रूरत है तो बैंक से लोन क्यों नहीं ले लेती। अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको पैसे की क्या ज़रूरत हो सकती है, उसका बिजनेस ग्रो करने के लिए पैसे क्यों चाहिए। या बहुत सारे आपके दिमाग में क्वेश्चन होंगे। तो इस वीडियो में आप बने रहे मेरे साथ, मैं आज आपको सबको क्वेरी उसकी सॉल्व करा दूंगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। भी कंपनी आईपीओ नहीं ला सकती जिस कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उल्लेख होगा कि कंपनी आईपीओ ला सकती है, यानी कि पब्लिक को डिमांड कर सकती है कि आप हमारे शेयर परचेस करो, हमारी कंपनी में हिस्सेदार बनो, वही कंपनियां जो होती है वही आईपीओ ला सकती है। उसके अलावा कोई भी कंपनी ला नहीं सकती। सबसे पहले अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसका उल्लेख नहीं होता है तो वो लोग अपना जो मेमोरेंडम होता है उसको चेंज करते हैं और उसके बाद अप्लाई करते हैं। अगर कई मान लीजिए कि कई फर्जी कंपनियां भी हमको देखने को मिलती है कि जिनकी कहीं पर भी ऑफिस नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ एक शेयर या कुछ भी 2-5 रुपए का कोई भी चल रहा होता है और उसका ऐसी कंपनियां ज़्यादातर ना बढ़े। इसी वजह से सेबी क्या करती है कि उस पर निगरानी रखती है, उनका वैल्यूएशन चेक करती है, उनका प्रॉफिट लॉस चेक करती है, उनके ऑर्डर्स चेक करती है, उनके क्लाइंट चेक करती है, उनके बायर जो भी होते हैं उनको चेक करती है, उनका एक्सपोर्ट हो रहा है तो कहाँ पर हो रहा है, कितना हो रहा है, सब कुछ कंपनियां जो भी सही बता रही है कि नहीं बता रही, उसके लिए रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट जो फर्स्ट हमारा स्टेप है उसको सेबी के पास दाखिल करना पड़ता है। यानी कि हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो है कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट जो होता है उसमें सेबी को दाखिल करना पड़ता है कि सर हमारा इतना प्रॉफिट है, इतना लॉस है और ये मेरी बैलेंस शीट है। तो ये सब दाखिल करने के बाद जो भी अपने ओनर हो गए कंपनी के XYZ लिमिटेड कोई भी ओनर है तो उसका वो दाखिल करता है उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड और वहाँ पर उनका कहाँ पर दूसरी कोई कंपनी में स्टेक है कि नहीं वो भी वो चेक करते हैं। उसके बाद से भी सब डॉक्यूमेंट क्लियर हो गए तो वो सेबी उनको परमिशन देगी कि आप आईपीओ ला सकते हो। अगर डॉक्यूमेंट में कोई भी जोड़मान मिलती है तो उसमें से वो कैंसिल कर देंगे तो वो आईपीओ नहीं ला सकते। अगर सेबी का स्टेप क्लियर हो गया तो उसके अलावा दूसरे 2 स्टेप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा स्टेप यह होता है कि अगर सेबी द्वारा परमिशन मिल जाती है तो उनको अपनी जो भी प्राइस होती है उसको सेट करना होता है। यानी समझ लीजिए कि उनका जो भी स्टॉक आएगा वो किस प्राइस बैंड पर आने वाला है। यानी कि कोई भी XYZ लिमिटेड कंपनी है उसकी प्राइस अगर 50 रुपये होगी तो कोई भी आम आदमी परचेस कर सकता है। अगर परचेस करने की क्षमता नहीं होगी आम आदमी की तो उसकी प्राइस हाई रख देंगे वो लोग, यानी कि 5000 पर एक लिस्टेड करवा देंगे। तो इस वजह से क्या हो सकता है कि उसका वैल्यूम जो होता है वो घट जाता है। तो इसी वजह से हमेशा कंपनियां ट्राई करती है कि 200 से 300 रुपये के अराउंड ही वो आईपीओ लाए। इस वजह से क्या होगा कि वॉल्यूम ज़्यादा मिलेगा और लोगों के बीच चर्चा ज़्यादा होने लगेगी। यानी समझ लीजिए कि मेरे और आपके पास MRF का स्टॉक है तो वो आप MRF का 1 स्टॉक, 5 स्टॉक या 10 स्टॉक हो गए, 1000 के 2000 नहीं हो गए। कोई आम आदमी है उसके पास MRF का स्टॉक भी नहीं होगा। इसी वजह से समझ लीजिए कि कंपनियां जो होती है उसके शेयर की प्राइस होती है वो हमेशा डाउन रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो ट्रेड ज़्यादा होगा, ट्रेड ज़्यादा होगा तो कंपनी का प्रॉफिट हो सकता है। कि कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि ट्रेड और वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो हाई होता है, क्योंकि लोगों के पास छोटे छोटे अमाउंट पर वो रख देते कि चलिए कोई बात नहीं 200-500 रुपये का ही तो स्टॉक है, चलिए ना कोई नहीं 2000 रुपये ही हुए ना, रख देते हैं, 5 साल 10 साल के बाद अच्छा मुनाफा देकर जाएगी। इसी मेंटालिटी इंडिया में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो इसी वजह से कंपनियां भी वही करती है कि हो सके उतना प्राइस कम रखा जाए। तो इसी वजह से उनको एक प्राइस फिक्स करना होता है। XYZ लिमिटेड कोई भी कंपनी है तो उसको मिनिमम समझ लीजिए कि 50 रुपये और 55 रुपीज़ उसने कट ऑफ प्राइस रखा। कट ऑफ प्राइस यानी कि क्या, अगर मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे ऑफर्स आ जाते हैं, अगर आपके पास एक बॉल पेन है और उसके पास आप उसका मार्केट में बेचने जाओ और उसका 50 रुपये कोई दे रहा है और मैं आकर बोलूँ कि सर मैं आपको 55 रुपीज़ दूंगा, तो आप किसको बेचोगे? 55 वालों को ही बेचोगे। तो इसी वजह से कंपनी कट ऑफ प्राइस पर ही शेयर देती है, यानी कि 55 रुपीज़ का जो कट ऑफ प्राइस हुआ उसे कट ऑफ प्राइस बोलते हैं, हाई प्राइस बोलते हैं, प्राइस बैंड भी बोला जाता है। इसी वजह से कंपनियां ट्राई करती है कि जितना भी कट ऑफ वाले हैं उनको सबसे पहले शेयर दिया जाए, उनके बाद दूसरे लोगों को मौका दिया जाता है। प्राइस तय होने के बाद उनको भी एक गारंटर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप और हम बैंक में लोन लेने जाते हैं और कई बार हमको गारंटर भी लाना पड़ता है, यानी कि जामीनदार जिसको देसी भाषा में और आम भाषा में बोला जाता है। तो गारंटर की ज़रूरत उनको भी पड़ती है। बड़े बड़े बैंक और बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो फाइनेंस रिलेटेड, वो लोग उनके जो जामीनदार यानी कि गारंटर होते हैं,
यानी समझ लीजिए कि कोई भी XYZ लिमिटेड को स्टॉक अपना लिस्टेड करवाना है तो उसको कोई SBI या बड़ी बैंक या फिर कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उनको ऐसा बोला जाना चाहिए कि कोई भी परचेस जो भी इतने स्टॉक जो लिस्टेड हो रहे हैं उसमें से समझ लीजिए कि 1000 करोड़ का IPO है और कोई पब्लिक उसको अप्लाई नहीं करती और 500 करोड़ का ही अप्लाई हुआ तो 500 करोड़ जो हो गए वो SBI कोई भी बैंक वो अपनी जेब से देगी। तो ऐसे अपने गारंटर को भी उनको लाना पड़ता है, उनके बाद गारंटर भी हो जाता है और उसके बाद उनको लिस्ट करवाया जाता है। कई बार क्या होता है कि कई स्टॉक ऐसे देखने को मिलते हैं कि उनका गारंटर पहले के टाइम पर क्या हुआ था कि जब गारंटर नहीं होते थे तो कंपनियां अपना स्टॉक तो लिस्टेड करवा देती थी पर उनकी वैल्यूएशन धड़ाम से गिर जाती। यानी समझ लीजिए कि उनकी वैल्यूएशन 5000 करोड़ की थी, उन्होंने 2000 करोड़ का IPO लाया और उसके बाद जैसे लोग सब्सक्राइब करने आए ही नहीं, कोई किसी ने एप्लीकेशन ही नहीं दिया, तो इसी वजह से 1000 करोड़ जैसे ही उनके 5000 करोड़ की वैल्यूएशन थी वो गिरकर 4000 करोड़ की हो गई एक ही दिन में। ऐसा बहुत बार देखा गया। तो इसी वजह से क्या हुआ कि गारंटर को लाया जाता है कि अगर आपके पास अच्छा है, स्टॉक है, अच्छा कंपनी है, आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो आपके पास कोई ना कोई तो गारंटर, कोई अच्छी कंपनी होगी ना। तो इसी वजह से गारंटर के भी बहुत ज़रूरी उल्लेख उसमें किया जाता है। प्राइस तय होने के बाद गारंटर भी मिलने के बाद उनको क्या होता है कि सब लोगों को आवेदन देना पड़ता है, यानी कि समझ लीजिए कि पब्लिक में जाहिरात भी देनी पड़ती है। यानी कई बार आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में भी लिखा हुआ आएगा, चैनल्स में भी आएगा और कई बार आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन भी आएगी, बहुत जगह से आपको समाचार मिलेगा कि इस कंपनी का IPO आने वाला है। तो इसी वजह से बहुत सारी कंपनियां होती है कि वो जितने भी पीपल होते हैं हो सके उतना विज्ञापन छपवाती है, यानी एडवर्टाइजमेंट हो सके उतना ज़्यादा करवाती है, क्योंकि क्या है कि ज़्यादातर लोगों के पास पहुंचेगा। समझ लीजिए कि 1000 लोगों के पास पहुंचा तो कंपनी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसी वजह से क्या करती है कंपनी की 1 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ लोगों के पास पहुंचे, तभी तो कंपनी के 5 करोड़ लोगों में से 1 करोड़ ने भी अप्लाई किया तो उनका कितना शेयर बढ़ जाएगा। इसी वजह से कंपनियां जो होती है वो विज्ञापन ज़्यादा करवाती है, एडवर्टाइजमेंट पर फोकस करती है और उसके बाद लिस्ट करती है। उसके बाद उनको तय करना पड़ता है कि कौन से रेट को आप अप्लाई कर सकते हो। पहले क्या होता था कि पहले की कंपनियां जो थी उसमें से बहुत बड़े बड़े IPO लाती थी और पैसा जो इन्वेस्टर का था तो उसको पहले अकाउंट में आज ब्लॉक होता है, यानी कि आपको सिर्फ एप्लीकेशन किया तो जो भी पैसा है वो आपके अकाउंट में पड़ा रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपके ऑटो डेबिट या फिर आपके अंदर जो फ्रीज बोलते हैं वो होल्ड हो जाता है पैसा, ना कि आपके अकाउंट से कट होता है। अगर आपका IPO लगता है तो उसके बाद ही कट होगा, पर उससे पहले क्या हुआ करता था कि कंपनियां जो भी थी अगर मैंने एप्लीकेशन दे दी तो वो कंपनी ने मेरे अकाउंट में से पैसे कट गए और उनके अकाउंट में चले गए, अगर नहीं लगा तो वो लोग हमको रिटर्न देंगे। 10-12 दिन 15 दिन की प्रोसेस हो जाती थी। तो सेबी ने क्या किया कि 10 दिन समझ लीजिए कि किसी कंपनी ने 1000 करोड़ का IPO लाया तो अगर 10x भी उनको मिलता है सब्सक्रिप्शन, यानी कि समझ लीजिए कि जितना भी IPO उसमें से 10 गुना लोगों ने सब्सक्राइब किया तो समझ लीजिए कि 10,000 करोड़ तो उनके अकाउंट में चले गए। उनको देना तो सिर्फ 9000 करोड़ लोगों को तो रिटर्न ही देना है, 1000 करोड़ वालों को ही शेयर देना है। तो 9000 करोड़ का 10 दिन का इंटरेस्ट कितना मिलेगा उनको। तो और उनके साथ साथ बहुत ज़्यादा परेशानी उसमें होती थी कि कई बार लोगों के पैसे जो थे वो कंपनियां रिटर्न नहीं कर पाती थी या फिर कोई भी इश्यू दिखा देते थे वो लोग। तो इसी वजह से सेबी ने इसको सॉल्व करना सबसे पहले बहुत ज़रूरी समझा और इसी वजह से आज हमारे अकाउंट में जो भी हम अप्लाई करते हैं तो उसका जो भी पैसा है वो सिर्फ ब्लॉक होता है, ना कि कट होता है। तो इसी वजह से उसको एक प्राइस फिक्स करने के बाद उनको तय करना होता है कि 1 तारीख को हम लिस्ट करेंगे, यानी कि 1 तारीख को हम अप्लाई करने के लिए ऑफर पब्लिक में डालेंगे। 1 से 3 तारीख के बीच में आप अप्लाई कर सकते हो। 4 तारीख को हम आपको डिक्लेयर करेंगे कि आपका अलॉटमेंट हुआ कि नहीं हुआ, या फिर 5 तारीख कोई भी डेट हो सकती हो। और जैसे कि 5 तारीख को किया तो 7, 8 या फिर कोई भी डेट होगी कि 10वीं तारीख को हम आपका जो भी है तो आपको अलॉटमेंट हुआ तो आपको जिस दिन अलॉटमेंट होता है उसके दूसरे दिन आपके अकाउंट में पैसे जो भी होते हैं वो ऑटोमेटिक अनहोल्ड हो जाते हैं, अनब्लॉक भी हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो उसके बाद आपको 10वीं तारीख आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको लगा है 4 तारीख को आपने अप्लाई किया था और 5वीं तारीख को आपको पता चल गया, और जो भी 10वीं तारीख आएगी तब लिस्ट होगा, तब आपको पता चलेगा कि प्राइस अप गया डाउन गया क्या हुआ।
जनरली हमको देखने को मिलता है अगर सब्सक्रिप्शन ज़्यादा होता है तो उसमें प्राइस अप जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि समझ लीजिए कि मेरे पास कोई भी कंपनी की पेन है और मैं उसे मार्केट में बेचने गया और उसका मुझे 100 लोग बाहर मिलते हैं तो उसमें बोली लगा हुआ और ज़्यादा, वो 10 रुपये की पेन में बोली लगा हुआ तो बहुत ज़्यादा बिक जाएगी ना। कई लोग ऐसे भी हो गए कि नहीं मुझे तो ये चाहिए, मैं 50 दूंगा, कई लोग हो गए 60 दूंगा। तो ऐसे क्या होगा कि उस दिन वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा और हो सकता है कि बायर उसमें ज़्यादा एंट्री मारे, तो इस वजह से आपको देखने को मिलेगा उसका प्राइस जो होता है वो 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना, कितना भी हो सकता है। उस दिन कोई भी लोअर सर्किट या फिर अपर सर्किट नहीं लगती। तो इसी वजह से आपका जो IPO है अगर अच्छा है और आपका अच्छा सब्सक्राइब भी हुआ है तो इस वजह से आपको रिटर्न अच्छा खासा मिल सकता है, एक ही दिन में आपको गेन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा IPO के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, फाइनेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, SIP, फाइनेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मेरी DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे कोई भी क्वेश्चन हो तो। और कोई ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।